चलिए स्टूडेंट सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, सैंपल पेपर का 21st क्वेश्चन। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। जो डाइल्यूट HCl एक एसिड है उसको जिंक ग्रेन्यूल्स में एडिट किया गया। हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हेयर। आप कैसे प्रूव करोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। हमें 2 रीजन देने की यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। तो सबसे पहले उसका रिएक्शन देख लेते हैं, जनरल रिएक्शन जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। मेटल प्लस एसिड, जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, ये हमारी जनरल रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल है मेटल जो है हमारे पास जिंक है और एसिड जो है वो HCl एसिड है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2। ZnCl2 सॉल्ट कैसे बना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये अलग से रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और यहाँ पे ZnCl2 सॉल्ट बन गया। ओके, हमें इस रिएक्शन में ये बताना है कि यहाँ पे केमिकल चेंज कैसे पता चलेगा हमें। ओके, तो केमिकल चेंज के 2 आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई तो ये क्या है, यहाँ पे केमिकल चेंज है। और दूसरा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। टेम्परेचर में चेंज कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुई, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इसने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और ये ZnCl2 अपना एक सॉल्ट बना लिया। ओके, तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज हो गया और यही 2 आर्ग्यूमेंट्स है हमारे केमिकल चेंज को प्रूव करने के लिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर नंबर 8 से। स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बताने हैं जो प्लांट्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन बनाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन से होते हैं, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद के चेंजेस जो होते हैं उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहां पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो इसके 3-4 इवेंट्स है, बहुत इजी है, कर लेते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं। ओके, इस जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। सेकंड, ओव्यूल जो है वो हमारा सीड में कन्वर्ट होता है। ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है कि जो ओव्यूल है वो टफ कोटिंग बना लेता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी है, ओवरी हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो लास्ट हमारा 4sp है, 4sp कौन से होते हैं, स्टेमन, स्टाइल, सेपल्स एंड स्टिग्मा। ओके, 4s और p क्या है, पेटल्स। तो ये जो 4sp है ये ग्रो करके फॉल ऑफ, मतलब गिर जाते हैं। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड करता है अपने आप को और एम्ब्रियो बना लेता है विद इन द ओव्यूल। ओके, नेक्स्ट है द ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो अपने पे टफ कोटिंग बना लेता है। अभी ऊपर बताया था ना, जो ओव्यूल होता है वो अपने पे टफ कोटिंग बना के सीड बना लेता है। और जो ओवरी है वो तेजी से ग्रो करती है और एक फ्रूट बना लेती है। और 4 है, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और साथ में पेटल्स। ये ग्रो करके फॉल ऑफ कर जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये चैप्टर नंबर 6 का है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। हम जो यूरिन बनता है ह्यूमन बॉडी में उसका पर्पस क्या होता है। नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ से रिलीज होता है, हमें वो 2 ऑर्गन्स बताने हैं। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। यूरिन का पर्पस क्या होता है ह्यूमन बॉडी का बनने में। तो अब ये देखिए, जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ओके, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके, तो इसी की यूरिन इसीलिए बनता है ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जा सके। तो आंसर देखते हैं इसका। टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करने के लिए हमें ब्लड में से ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना होता है, इसलिए यूरिन फॉर्मेशन भी होती है। नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस द यूरिन। अब हमें वो ऑर्गन्स बताने हैं जो यूरिन को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो यूरिन है वो स्टोरेज होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और रिलीज होता है यूरेथ्रा से। ये रहा यूरेथ्रा। ओके, प्रॉपर डायग्राम के साथ, लेबलिंग के साथ है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का चॉइस पार्ट है। ये चैप्टर नंबर 6 का है। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वीन्स हैव वाल्व्स। जो आर्टरीज होती हैं वो उनकी थिक और इलास्टिक वॉल्स क्यों होती हैं। ओके, जबकि जो वेन्स होते हैं उनमें वाल्व्स होते हैं। तो ये दोनों ही रीजन बताने हमें क्यों होते हैं। तो देखिए, आर्टरीज में थिक और इलास्टिक वॉल क्यों होती है, सबसे पहले ये करते हैं। जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट से जितना भी ब्लड है वो हार्ट में जाता है। ओके,
तो बॉडी पार्ट से जो हार्ट में जाता है ब्लड वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है हमारी वीन्स कैरी करती हैं, और बाकी जो हार्ट से वापस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है अप टू ब्रेन एज वेल एज टो, ब्रेन से लेके टो तक जितने भी बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और उसे कैरी करती हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू थर्ड और फोर्थ फ्लोर थ्रू अ पाइप। जो वाटर है ग्राउंड फ्लोर से तीसरे और चौथे फ्लोर तक जाना है एक पाइप से, ओके। तो यही एक पाइप का काम करती है हमारी आर्टरीज, एक्ट एज अ पाइप। अब जो हमारा पानी ग्राउंड फ्लोर से तीसरे और चौथे फ्लोर तक जा रहा है तो उस पानी का प्रेशर भी ज्यादा होगा, तभी तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जो ब्लड होता है उस आर्टरीज के अंदर उनमें भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। अब जो हाई प्रेशर का पानी है उसको उसे झेलने के लिए हम स्ट्रॉन्ग पाइप्स लगाते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, ओके। तो इसलिए ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से भी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स की होती हैं। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि आर्टरीज का जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाना है और उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, इसीलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं ताकि वो डैमेज ना हो। द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर एंड फ्लोज थ्रू आर्टरीज। जो ब्लड है वो हार्ट से जब निकलता है तो हाई प्रेशर से निकलता है और आर्टरीज के अंदर से ही जाता है। Hence to bear this pressure, इस प्रेशर को झेलने के लिए the arteries have thick and elastic walls, okay। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, whereas veins have valves, veins जो होती हैं उनके पास valves क्यों होते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो veins होती हैं veins have valves to ensure that the impure blood, deoxygenated blood, impure blood कौन सा होता है? जो हमारा deoxygenated blood होता है, deoxygenated blood जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, flows in one direction only, एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए उसमें valves होती हैं। देखो चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये दिख रही है जो ओपन है, यहाँ पे ये क्या है? वाल्व्स हैं। अगर ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पीछे से यहाँ पे बंद हो जाती है ताकि ब्लड जो है वो वापस इस डायरेक्शन में ना आए, क्योंकि वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। अब वो ब्लड ऊपर जाके ऑक्सीजनेटेड होगा तो पीछे जो वाल्व्स है हमारी वो बंद हो जाएंगी ताकि जो ब्लड है वो वापस बाई डायरेक्शन में ना आए, सिर्फ एक यूनिट डायरेक्शन में। यूनिट डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में है, ओके। तो पीछे ना आने की वजह से वाल्व्स होती हैं वीन्स के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये चैप्टर नंबर 10 से है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। मीडियम ए बी सी इन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। इसके अंदर जो मीडियम सी है उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए का उससे ज्यादा और बी का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। जो एक रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवलिंग कर रही है ए से बी तक, और फिर दूसरी रे जो है वो ट्रेवलिंग कर रही है बी से सी तक, ओके। ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है। इसका ए पार्ट पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों केस में से हमें ये बताना है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ कौन सी बैंड होगी, ओके, कौन से केस में बैंड होगी। तो ये करते हैं, चलो आंसर करते हैं। फर्स्ट केस है हमारा ए से बी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कहलाता है रेयरर मीडियम, और जिसका ज्यादा होता है वो कहलाता है डेंसर मीडियम, ओके। तो ऐसे सेकंड केस क्या था हमारा, बी से सी। बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है इसलिए हो जाएगा डेंसर मीडियम, और सी जो है वो रेयरर हो जाएगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब इसमें पूछा है कि रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल कहाँ पे बेंड करेगी। तो ये देखिए, जो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ये रेयरर से डेंसर जा रही है, ये वाली रेयरर से डेंसर जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये हमने चैप्टर 10 में पढ़ रखा है कि जब भी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब भी रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। तो ए पार्ट का हमारे पास आंसर है कि फर्स्ट केस में जो है ए से बी में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। बी पार्ट, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। अभी हमने बताया था कि जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या कहलाता है, रेयरर मीडियम, और जो रेयरर मीडियम होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर में गया है, मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी वो उससे कम हो गई, और यहाँ पे डेंसर से, सेकंड केस में डेंसर से रेयरर में गया है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी है। तो बी का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे एन सी की वैल्यू जो है वो कम है एन बी से, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू सी बाय वी। स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये भी समझाया था कि रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के कंपेरिजन में। स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी। ये हमारा आंसर है, बी से सी में जब जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट
इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है और यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जा रहा था। पहले ही ज़्यादा थी फर्स्ट केस में और यहाँ पे आगे कम हो जाएगी, और सेकंड केस में पहले कम थी और यहाँ पे आगे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमारा B2C आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर नंबर 12 से है। A piece of wire of resistance R is cut into 3 equal parts. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इस कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए हम इसे समझते हुए चलेंगे। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और हमें यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स लिखा है, तो 3 इक्वल पार्ट्स के लिए R/3 इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों पार्टों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ओके, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1। अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम पैरेलल में, उसका रेजिस्टेंस है R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो R1 to R? R1 और R का हमें रेशियो निकालना है। ये देखिए बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं। हमने जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो हमें उसका फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/R टोटल इक्वल्स टू जितने भी रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2 जितने भी Rn तक रेजिस्टेंस है। ओके, तो जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो R टोटल, R इक्विवेलेंट इन्होंने हमें R1 दे रखा है, तो R टोटल की जगह लिखेंगे हम R1, और R1 R2 R3 ये 3 ही रेजिस्टेंस है, और इन तीनों की जगह क्या लिख देंगे R/3 और R/3। ये 3 न्यूमरेटर में चले जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा था, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/R। ओके, अब इसका रेशियो निकालने के लिए हम R1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास R/9, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया। R/9 हो गई, तो हमें रेशियो निकालना था R1/R, तो R यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, R1/R इक्वल्स टू 1/9, और रेशियो हमारे पास आ गया 1/9। ये इसका आंसर है। एक बार फिर समझ लेते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्होंने पैरेलल में हमें दे रखा है, तो R टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी R1, और R1 R2 R3 हमारे पास पहले से ही है R/3 और R/3। R/3 को जब हम सॉल्व करेंगे 1/R/3 को, तो 3 न्यूमरेटर में आके 9/R हमारे पास आंसर आ गया। अब ये बहुत ईजी है, हमें R1 to R का रेशियो निकालना है, तो R1/R हम यहाँ पे लिख देंगे और 1/9 आ गया, तो R1 रेशियो R का 1/9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का ही चॉइस पार्ट है, और ये चैप्टर नंबर 13 से है। Refer to the image below and state how the magnetic field patterns indicate region where the magnetic field is stronger outside the magnet। इसमें हमें ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, और सबसे मेन पार्ट यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि मैग्नेट के आउटसाइड लिखा है इसमें, तो आउटसाइड सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैग्नेट के पोल्स पे होती है। जो यहाँ पे ये क्लोजनेस है ना, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा क्लोज होती है वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर सिर्फ मैग्नेट पूछते तो वो इनसाइड मैग्नेट होती है, पर यहाँ पे क्या पूछा आउटसाइड मैग्नेट, तो आउटसाइड मैग्नेट हमेशा उसके कोनों पे होती है, पोल्स पे होती है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह भी बताया था, जहां भी सबसे ज्यादा क्लोजनेस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। सीन्स फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडेड कहाँ पे दिख रही है, इनके पोल्स पे दिख रही है ना, इनके कोनों पे, तो ये रहा पोल्स। हेंस पोल्स रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, जो पोल्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। जब इस सर्किट का जो करंट है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस कर देंगे और जहां पे माइनस था वहां पे प्लस कर देंगे। ओके, तो कुछ नहीं होगा, बस जब करंट रिवर्स किया है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑल्सो भी रिवर्स्ड। ओके, ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये चैप्टर नंबर 15 से है। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये फूड चेन दे रखी है। अब इसके क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 100 जूल एनर्जी है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल होता है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें प्लांट्स आते हैं, ये क्या होते हैं प्रोड्यूसर लेवल्स। प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी अगर थर्ड वाले पे 100 जूल एनर्जी है। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर से पहले हमें 10% लॉ आना चाहिए। 10% लॉ क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 10% लॉ में
अगर एक ट्रॉफिक लेवल से आगे एनर्जी जा रही है सेकंड ट्रॉफिक लेवल से, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ, तो सिर्फ उसकी 10% एनर्जी ही जाएगी। ओके, ये कहना चाहा है 10% लो, सिर्फ कितनी जाएगी 10% लो। मान लो अगर प्रोड्यूसर लेवल पे 1000 जूल एनर्जी है तो 1000 की 10% हो गई 100 जूल, तो और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे 100 जूल जाएगी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10 जूल जाएगी और 10 से 1 जूल। तो 10% लो का मतलब होता है कि जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही आगे जाएगा एनर्जी का। तो ये देखिए सिर्फ 10% लो के हिसाब से 10% ही आगे जाएगी। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे पास 100 जूल एनर्जी है, तो 100 जूल से आगे 10% कितनी जाएगी 10 जूल एनर्जी, और 10 जूल का 10% हो गया 1 जूल, और ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे हमारे पास 1 जूल जाएगी। अब इन्होंने पूछा देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था। तो ये देखिए अब जब हम उल्टा चलेंगे तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, 10 को 100 आ रहा है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 जूल, और 1000 जूल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 जूल। हमारे पास एक आंसर क्या आ गया 10,000 जूल। 10,000 जूल का प्रोड्यूसर लेवल पे 10,000 जूल थी, तभी तो 10% 1000 जूल गई यहाँ पे, और इसका 10% 100 जूल यहाँ पे गई। ओके, समझ आ गया। तो हमें मेन 10% लो ध्यान रखना है। 10% लो कहता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक जाने में एनर्जी सिर्फ 10% जाती है। बी पार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या ये पॉसिबल है कि 2 ट्रॉफिक लेवल हम और ऐड कर दें फूड चेन में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल से पहले? ऐसे कैसे पॉसिबल है जब फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल तक आते आते 1 जूल एनर्जी हो गई, तो जब हम बीच में 2 और ऐड कर देंगे तो यहाँ तो कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी। तो देखिए इसका आंसर देखिए, नो सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा है कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है हमारा, उससे पहले ही हम 2 ट्रॉफिक लेवल और इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज करने के बाद आगे के जो 2 ट्रॉफिक लेवल है उनके पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं आएगी ना, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके।